नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं वो जुड़ती है भाषा से। और अक्सर कई बार जो भाषा है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। खासतौर पे जब कोई महत्वपूर्ण मामले में कोई निर्णय हो और हमें वो अंग्रेजी में मिले और अंग्रेजी में हम बहुत ही कंफर्ट ना हो, तो फिर क्या होता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। और ख़ास तौर पे जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी मामले होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं वो सामान्य तौर पे अंग्रेजी में होते हैं और तब और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और इसी क्रम में देखें तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए अब फैसला लिया है कि अब हिंदी में भी फैसले उपलब्ध होंगे। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, उन पर एक एक करके संक्षिप्त एवं सारगर्भित जानकारी लेंगे। देखिए, न्यूज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय हिंदी में भी होंगे उपलब्ध। सभी कह सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 160वें स्थापना दिवस पर नए युग का सूत्रपात किया है। न्यायालयों के जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, अब हिंदी में अनुवाद का भी आरंभ करने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो FAR अंतिम निर्णय है या आदेश है अब हिंदी में उपलब्ध होंगे। तो यही न्यूज चर्चा में है क्योंकि ये जो फैसला है ये महत्वपूर्ण है। और क्या फैसला है? तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज कह सकते हैं, तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने अपने निर्णय में हिंदी में जो भी उपलब्ध कराने की बात है वो कही है। यानी कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो भी फैसले के लिए जो मामले जाएंगे, उस पर जो निर्णय दिए जाएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये घोषणा यहाँ पर कोर्ट ने अपने 160वें स्थापना दिवस पर दी। अब बात है कि आखिर ये कब से लागू होगा? तो ये तुरंत लागू होगा। ये 17 मार्च से देखें तो ये जो निर्णय है ये कोर्ट का अब लागू हो जाएगा। किन फैसलों का होगा अनुवाद? तो सभी जो नॉन AFR है, नॉन अप्रूव्ड फॉर जो रिपोर्टिंग, यानी अंतिम जो आदेश हैं, जो फैसले हैं, उनके ऊपर क्या होगा? ये लागू होगा। तो ये कहा जा रहा है कि ये सभी नॉन अप्रूव्ड जो रिपोर्टिंग है, अंतिम जो आदेश है, उन पर क्या होंगे? ये लागू होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिनकी लंबाई क्या होगी कि 3 पेज या फिर उससे अधिक होगी तो उन पर ये लागू होंगे। ये फैसले हिंदी में अनुवादित किए जाएंगे। कहाँ लागू होगी ये व्यवस्था? ये सबसे महत्वपूर्ण बात की जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य जो पीठ है प्रयागराज की, लखनऊ जो खंडपीठ है, ये दोनों पर लागू होगी। अगर हम बात करें पहले की क्या स्थिति थी, तो देखिए पहले की अगर हम स्थिति की बात करें कि सिचुएशन कैसी थी, तो पहले केवल कुछ चुनिंदा जो फैसले होते थे उन फैसलों का हिंदी अनुवाद होता था। लेकिन अब ये जो व्यवस्था है ये क्या होगी? अब ये व्यापक स्तर पे लागू होगी। पहले कुछ ही मामलों पर ये था, लेकिन अब क्या होगा कि अब इसे व्यापक स्तर पे लागू किया जाएगा। ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात देखिए कि अन्य जो फैसले हैं उनका भी जो अनुवाद की बात आ रही है कि इस तरह के प्रकाशन योग्य फैसलों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के वे फैसले जो उत्तर प्रदेश मुंबई हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, इनका भी अब क्या किया जाता है? अब कह सकते हैं कि हिंदी अनुवाद किया जा रहा है। और इस तरह के जो भी प्रोविजन किए जा रहे हैं, अगर इसके उद्देश्य की बात करेंगे, किस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बात की जा रही है, तो सबसे खास बात है आम नागरिक, यानी जो आम जनता है उस आम जनता को सहूलियत हो, उसे कम से कम जो जस्टिस है, जो न्याय है, क्या न्याय दिया गया है वो समझने में तो आसानी हो। ये इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो निर्णय है वो लिया गया है। और दूसरी बात की जो भाषा एक बड़ी बाधा है, भाषा जो बैरियर बनी हुई है, उस बाधा को कम से कम करने का प्रयास है। और तीसरी तरफ जो भी न्याय मिल रहा है, तो न्याय जो आए, एक तो पहली बात कही जा रही है कि वो क्या होना चाहिए? सबके स्तर पे सुलभ होना चाहिए। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी के स्तर पे देखें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सुलभता के स्तर पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दो बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तो ट्रांसपेरेंसी है और अवेलेबिलिटी है, दोनों होनी चाहिए। फैसले कहाँ मिलेंगे? तो देखिए सभी अनुवादित जो फैसले हैं ये हाई कोर्ट की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ पर ये सारे फैसले आपको हिंदी में उपलब्ध होंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है।
कौन कर रहा है अनुवाद? तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इसमें जो ट्रांसलेटर है वो कौन है, कौन अनुवादक है, क्योंकि कई बार देखिए अनुवाद के स्तर पे भी फैसले या जो भाषा है वो इतना जटिल हो जाती है कि एक्चुअल उसका मीनिंग क्या है वही नहीं समझ में आता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि आखिर इसका अनुवाद कौन कर रहा है। जैसे आप अगर एग्जाम देते होंगे तो यूपीएससी के ऊपर कई बार ये ब्लेम किया जाता है कि जैसे जो सीसैट का पेपर है उसमें जो कॉम्प्रहेंशन आते हैं, जो गद्यांश आते हैं हिंदी अंग्रेजी में दोनों आते हैं, तो जो अंग्रेजी के गद्यांश है वो तो समझ में आते हैं, लेकिन जो हिंदी में उसके पैसेज दिए रहते हैं वो क्या होते हैं कि अंग्रेजी के अनुवाद होते हैं, और अनुवाद कई बार या तो गलत होता है या उसकी भाषा इतनी जटिल हो जाती है कि एक्चुअल क्या वो कहना चाहता है पूरा पैसेज ये पता ही नहीं चलता है। इस कारण से देखें तो अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सुभाष सेल है उसके तरफ से ये जो अनुवाद है वो करने की बात कही गई इलाहाबाद और लखनऊ, और मुख्य न्यायमूर्ति जो होंगे चीफ जो जस्टिस होंगे उनकी गाइडलाइन में होगा। एआई आधारित अनुवाद प्रणाली की भी मदद इसमें ली जा रही है, और जो AHCR है IELR जो समिति है उसका भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। दूसरी बात देखिए कि भारत के जो हाई कोर्ट हैं उसमें भाषा की अगर हम बात करें कि क्या एक इतिहास रहा है, क्या इसका कह सकते हैं अतीत रहा है, तो मुगल काल में अदालतों में फारसी भाषा का उपयोग होता था, जबकि जब ब्रिटिश जमाना आया तो फिर क्या है कि उनके आने के बाद 1837 से अंग्रेजी को मुख्य भाषा बना दिया गया, यानी रिप्लेस कर दिया गया। हाई कोर्ट जैसे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे शुरू से ही क्या थे, अंग्रेजी में चलते थे। अगर बात करें कि अतीत में ये था तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद आखिर जो स्थिति है वो क्या हुई, तो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, तो इससे जुड़ता है 348, और संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 है ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने देश में, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सभी हाई कोर्ट हैं ये अपने काम के फैसले आदेश क्या करेंगे, सब अंग्रेजी में देंगे। ये बात कही गई कि ये सारे अपने फैसले क्या करेंगे, ये इंग्लिश में देंगे, अंग्रेजी में देंगे। लेकिन दूसरी बात इसमें 348 दो भाग है, ये क्या कहता है, ये इसमें छूट देता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हाई कोर्ट में हिंदी या राज्य की जो दूसरी भाषा है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, और फैसले आदेश फिर भी अंग्रेजी में रहेंगे या फिर दोनों में रहेंगे। तो इस तरह की बात यहाँ पर दी गई है। हिंदी कहाँ कहाँ और कब से चली है, तो केवल कुछ हाई कोर्ट में हिंदी की इजाज़त मिली है राष्ट्रपति की मंजूरी से। राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले 1950 ये सबसे पहले कह सकते हैं कि उदाहरण है अपने देश में। दूसरा अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1969 से, और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये 1971 से, और बिहार हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये 1972 से। तो कुल 25 हाई कोर्ट में से सिर्फ 4 में ही हिंदी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि हिंदी भाषी सामान्य तौर पे ये राज्य है। बाकी सब जैसे दिल्ली की बात करें, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, गुजरात, कर्नाटक केवल अंग्रेजी में ही आधिकारिक भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। और अन्य जो भाषाएं हैं जैसे तमिल है, गुजराती है, बंगाली है, कई राज्य सरकारों ने मांगा ये कि जैसे तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल ऐसे कि, लेकिन ये बात है कि अभी तक राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो इन्हें नहीं मिली, और इसीलिए वो हाई कोर्ट अभी भी अंग्रेजी में ही चलते हैं। क्यों अंग्रेजी ज़्यादा यूज होती है, ये एक यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर जो अंग्रेजी है ये अंग्रेजी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये एक सबसे गंभीर प्रश्न है। तो पूरे देश से जो केस आते हैं, आप देखेंगे कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो एक जगह से तो आते नहीं हैं, वो देश के सभी भागों से आते हैं, देश के अन्य अन्य भागों से आते हैं, चाहे वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, मिडिल। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जज या वकील जो होते हैं वो अलग अलग राज्यों से होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि उसमें जो जज है, जो न्यायाधीश है, जो एडवोकेट हैं, ये अलग अलग राज्यों से होते हैं। तो एक ही भाषा में अगर वो समझने की जो बात होती है, क्योंकि अगर मान लिया कि उसमें वकील अलग हो, जो कह सकते हैं दलील देने वाले अलग हों, तो उसमें दिक्कत ना हो, इस कारण से इस तरह की बात की जाती है। अपील जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, वो अंग्रेजी में है।
कानूनी जो किताबें हैं, पुराने जो फैसले हैं, सब क्या है, अंग्रेजी में है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस तरह की स्थिति अपनाई गई है। वर्तमान में कई लोग कहते हैं कि हिंदी या स्थानीय जो भाषा है उसमें फैसले देने चाहिए ताकि आम आदमी को आसानी से समझ में आ सके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो कम पढ़ा लिखा है या जिसे भाषा की, अंग्रेजी भाषा की उतनी समझ नहीं है, तो कई बार वो क्या होता है कि छला जाता है। जैसे वकील उनके हैं, वो अतिरिक्त झूठ साज बोल के पैसे लेते हैं, या सही तरीके से जो एक्चुअल स्थिति है वो समझाते नहीं है और मामले को लंबा खींचते हैं ताकि वो पैसा पा सके। तो कुछ हाई कोर्ट में देखें तो इस तरह के फैसले के लिए लगातार दबाव बना है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट में कभी हिंदी में फैसला दिया जाता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ मामले में, लेकिन मुख्य जो भाषा है वो अंग्रेजी ही रहती है। तो बदलाव कह सकते हैं कि डिमांड लंबे समय से है, लेकिन अब बदलाव की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है, लेकिन अभी बड़े स्तर पे बदलाव इस मामले में नहीं देखने को मिला है। ये आशा करते हैं कि धीरे धीरे अब इसमें बदलाव होगा, एक चलन होगा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है बाकी हाई कोर्ट या कोर्ट के लिए एक नजीर साबित हो सकता है, जो आम आदमी के लिए न केवल जो भाषा है, भाषा के स्तर पे जो फैसले हैं उसके संदर्भ में सहूलियत होगी, पारदर्शिता होगी और आसानी से वो समझ सकेंगे। तो इस तरह का जो मसला है वो देखने को मिल सकता है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें कि ये अपने देश का ऐतिहासिक हाई कोर्ट है, भारत के सबसे पुराने हाई कोर्टों में ये शामिल किया गया है। मार्च 1866 को ब्रिटिश समय में ये क्या हुआ था, ये स्थापित हुआ था। तो ये बड़ा ही पुराना हाई कोर्ट है। भारतीय उच्च न्यायालय जो अधिनियम 1861 है उसके तहत क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था। पहले आगरा में शुरू हुआ, लेकिन बाद में 1869 में इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो चुका है उसमें शिफ्ट हुआ, और फिर 1916 से ये अपने वर्तमान सुंदर भवन में चल रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक भवन है। 1919 में इसका नाम रखा गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और आज़ादी के बाद देखेंगे तो ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट बन गया। कहाँ स्थिति है, तो मुख्य जो इसकी सीट है वो प्रयागराज में है और उत्तर प्रदेश में है, और एक इसकी जो बेंच है वो लखनऊ में है। सरकारी काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है, और दुनिया के सबसे बड़े जो हाई कोर्ट हैं उनमें इसे शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो जजों की संख्या है वो सबसे अधिक है। तो इस कारण से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हाई कोर्ट है अपने देश के लिए, और इसका बड़ा एक एरिया है जिसमें काफ़ी लोगों के मसले, यानी कि इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश का बड़ा होने के कारण यहाँ पर जाने वाले मामलों की संख्या सबसे अधिक है। खासतौर पे हिंदी भाषी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ के लोगों को खास समस्या हो रही थी। तो इस पहल से लोगों को सहूलियत होगी। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात किया। इसी पर एक प्रश्न, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने निर्णयों को हिंदी में उपलब्ध कराने की घोषणा कब की? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 160वें स्थापना दिवस पर, संविधान दिवस पर, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको हमें क्या करना है, कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। एक और न्यूज़ है, संस्कृति आईएएस की तरफ से ईद के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर दिया जा रहा है। आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स है वो 23 मार्च को सुबह 11:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, और इस पर स्पेशल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जो भी ऑफलाइन कोर्सेज होंगे उन पर 20% की छूट है, और ये छूट इलाहाबाद और जो प्रयागराज है और दिल्ली दोनों सेंटर पर अवेलेबल है। और जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% के अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो भी ऑफर है ये कब तक वैलिड है, तो 20 मार्च 2026 तक वैलिड है। अन्य जो कोचिंग के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफलाइन कोर्सेज पर विशेष छूट दी जा रही है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।